नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। महाराष्ट्र के सियासी रण में आज दोनों खेमों के बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार में उतरे। प्रधानमंत्री मोदी आज कई रैलियां कर रहे हैं। सोलापुर के बाद कुछ ही देर में वो पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में एमवीए नेताओं को निशाना उन पर साध रहे हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड के बाद मुंबई में 2 रैलियां कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी अपनी दूसरी रैली गोंदिया में की है और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की पुणे में रैली को विमान में तकनीकी कारणों से स्थगित करना पड़ा। महायुति को मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदर्भ क्षेत्र के जिले अमरावती में मौजूद रहे। उन्होंने अचलपुर में रैली कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने गोंदिया में माहौल बनाया। अमित शाह ने मुंबई की कांदेवाली सीट पर महायुति उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने पहली रैली चिमूर में की और विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी वाले देश को पीछे और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने। गाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाडवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी। मैं महाराष्ट्र के आप सभी लोगों को इस संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। और अचलपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने भी महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर क्या कहा। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीड़े बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है।
और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। और गोंदिया की रैली में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री पर तर्ज कसने से नहीं चूके राहुल। प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। जाति जनगणना कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है। दोहराता हूं कि देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। आज रैलियों का एक तरह से दिन रहा और बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में रहे। सुनील, बहुत महत्वपूर्ण रहा एक तरह से। आप जिस तरह से 20 तारीख करीब आ रही है, क्या खास निकल कर आया? खास तौर से प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां की, गृह मंत्री भी अभी कर ही रहे हैं और राहुल की पहली रैली नहीं हो पाई थी। जी देखिए दीदी, प्रचार के अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं और इस 6 दिन में धुआंधार प्रचार की शुरुआत हुई है। और आज जो है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रचार की एक तरह से झड़ी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में हैं, जो कि चिमूर में और सोलापुर में उन्होंने दिया और पुणे में रोड शो करेंगे। राहुल गांधी हैं, गोंदिया में थे, और यहाँ अमित शाह जो है यहाँ मुंबई में, यहाँ घाटकोपर में है और साथ में कांदिवली में जाकर एक सभा करेंगे। घाटकोपर के मैदान पे हम लोग हैं और देखिए ये मंच सज चुका है। विजयी शंखनाद और जो नारा है बटोगे तो कटोगे, जो योगी का था जिसमें थोड़ा सा निगेटिविटी की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नारा दिया, एक है तो सेफ है। तो कुल मिलाकर प्रचार जो है वही वोटों के ध्रुवीकरण का है और पूरी कोशिश है इन बड़ी बड़ी सभाओं के जरिए कि कैसे मतदाताओं पर हैमरिंग की जाए, मतदाताओं तक पहुंचा जाए और मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ सभा की तैयारी भी हो चुकी, मंच सज चुका है, इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और महिलाएं इस तरफ बैठी हुई हैं, आगे वहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, पताकाएं आपको दिख रही हैं और ये मैदान जो है पूरा भर चुका है। बस इंतजार हो रहा है कि कब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। कुल इस एक जाहिर सभा के जरिए कुल 6 उम्मीदवारों को एक तरह से फ़ायदा पहुंचाने की फिलहाल यहाँ पे कोशिश है। अगर हम पूर्वी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर मीर कोटेचा का तस्वीर दिखाई पड़ रही है, पराग शाह है, राम कदम है, सुरेश पाटिल है, इस तरह के सभी उम्मीदवार हैं। तो पूरी कोशिश है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर विषय उठाया कि एक परिवारवाद चल रहा है, राजशाही है कांग्रेस की और वो बर्दाश्त नहीं करती है कि जो निचले तबके के लोग हैं, दलित हैं, वो ऊपर आए, लिहाजा उनको हमेशा पिछड़ा ही रखा जाता है। राहुल गांधी ने जो कि अपना हमेशा अगर संविधान का मुद्दा उठाते हैं तो संविधान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संविधान की किताब नहीं पढ़ी है, इसीलिए वो उसको संवर्धन की बात नहीं कर रहे हैं, उसको बचाने की बात नहीं करते हैं और हमेशा गरीब शोषित जो है उनको महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखा जाता है। वहीं शरद पवार हैं, वो भी मैदान में हैं और शरद पवार ने जैसा कहा है कि पिछली बार लोकसभा में जो देखा गया, जहां पर भी इस बड़े कैंपेनर गए, मोदी गए हों या फिर अमित शाह गए हों, वहां पर बीजेपी को जो है कि नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस तरह की बातें उठ रही है। उद्धव ठाकरे भी आज मैदान में हैं, हालांकि एक जगह फिर से उनके जब हेलीकॉप्टर की तलाशी ले गई तो इस बार भी वो थोड़ा सा नाराज हुए और एक बार जगह से वो जाना चाह रहे थे, लेकिन तब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ पर सभा होनी थी बगल के जिले में। तो जी सुनील, हम जितेंद्र के पास चलेंगे और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ उस पर जानकारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मुंबई में जो रैली हो रही है वहाँ पर उनके दृश्य दिखा रहे थे सुनील। तो आज बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लगातार दूसरे दिन उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली गई। कल भी उनके बैग की तलाशी ली गई थी।
उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री का बैग भी चेक करेगा चुनाव आयोग। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं देंगे। उनको मराठवाड़ा के औसा की सभा खत्म कर उमारगा जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री की सोलापुर में रैली की वजह से ये उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई थी। और ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं उस समय की हैं जब उद्धव ठाकरे का बैग फिर आज चेक किया जा रहा था। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप सांगली में मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे के बैग आज दोबारा चेक हुआ है। आयोग की भी इस पर कुछ सफाई आई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि दोनों तरफ से जो है वो भावनात्मक तौर पर खेला जा रहा है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं और बीते 2 दिनों से लगातार उनकी ओर से कुछ वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। पहला वीडियो हमने देखा कल जारी किया गया, जिसमें कि उनके हेलीकॉप्टर में रखे सामान की चुनाव आयोग के कर्मचारी जांच कर रहे थे। आज फिर से इसी तरह का वीडियो जो है जारी किया गया और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे बहस कर रहे हैं चुनाव अधिकारी से और इसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरा तो बैग चेक कर रहे हो, मेरा सामान तो चेक कर रहे हो, क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का सामान चेक करोगे क्या? वो भी तो घूम रहे हैं जगह जगह पर चुनावी सभाएं लेने के लिए, जिस तरह से मैं चुनावी रैलियों के लिए घूम रहा हूं। तो ये तरह से संदेश देने की कोशिश है, लोगों को ये बताने की कोशिश है कि देखिए किस तरह से जो है चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर काम नहीं कर रहा है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि वो एक इतने दिग्गज नेता हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक गठबंधन के प्रमुख चेहरा हैं, लेकिन उनके सामान को किसी आम नेता की तरह जो है चेक किया जा रहा है। लगातार 2 दिनों तक इस तरह के वीडियो जारी किए गए हैं और एक सहानुभूति जुटाने की कोशिश है, अपने साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ये बताने की। हालांकि वो टारगेट कर रहे हैं चुनाव आयोग को, लेकिन उनका निशाना जो है वो महायुति की तरफ ही और खास करके बीजेपी की तरफ। दूसरी ओर फिर से एक बार बीजेपी की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया औरंगजेब की एंट्री कराकर। औरंगजेब के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान दिया और कहा कि भारत का मुसलमान भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता है। देखिए, औरंगजेब जो है महाराष्ट्र की राजनीति में ध्रुवीकरण का प्रतीक रहा है। इससे पहले भी कई बार औरंगजेब का जिक्र हो गया है और अगर हम एक शहर की बात करें, मराठवाड़ा का जो सबसे बड़ा शहर है, तो उसके नामकरण को लेकर ही कई दशकों तक लंबी राजनीति चली। औरंगजेब के ऊपर इस शहर का नाम दिया गया था औरंगाबाद, लेकिन कई सालों तक जो है ये मांग रही बीजेपी की और शिवसेना की कि इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर होना चाहिए और उस नाम को बदला गया। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM इस पार्टी ने नामकरण का विरोध किया था और यही कहा था कि जो पुराना नाम है उसी नाम से इस शहर को जानना चाहिए और शहर का नाम बदल दिया गया है, लेकिन मुद्दे वहाँ के वैसे ही हैं, समस्याएं वहाँ की वैसी ही हैं। तो दोनों तरफ से, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, अलग अलग तरीके से दोनों ही गठबंधनों की ओर से आज इमोशनल कार्ड खेले गए। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से समझाने के लिए। समय इतना ही था, लेकिन बहरहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे, उसके बाद मणिपुर से आपको खबर बताएंगे। तो लगातार चुनावी प्रचार हो रहा है। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां RJD है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां RJD है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां RJD है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां दागने के आरोपी शिव कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। उसने क्राइम ब्रांच को पूछताछ में बताया कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद वो भागा नहीं था,
बल्कि दूसरी टी-शर्ट पहनकर वहीं घटनास्थल के पास भीड़ में 1.5 घंटे तक घूमता रहा। इससे वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि उसके साथ ही गोली मारने के लिए आए 2 अन्य आरोपी धर्मपाल कश्यप और गुरमैल सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि यूपी एसटीएफ की मदद से क्राइम ब्रांच ने बहराइच में ही शिव कुमार गौतम समेत 5 आरोपियों को पकड़ लिया, जिन्हें मुंबई के खिला कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 19 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तारीख 12 अक्टूबर 2024, मुंबई का बाबा सिद्दीकी मर्डर कांड। दिन में मुंबई को सन्न कर देने वाले बाबा सिद्दीकी मर्डर कांड अब 360 डिग्री पर घूमकर खड़ा हो गया है। और ये केस घूम गया है इस एक शख्स के पकड़े जाने से, जिसका नाम इसकी ही जुबान से पहले सुन लीजिए। मेरा शिवा कुमार गौतम और शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। तो अब यही शिव कुमार उन सारी कड़ियों को जोड़ता चला जाएगा जिनसे मुंबई के बहुचर्चित बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की सारी परतें खुलती चली जाएंगी, क्योंकि इसी शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारने के बाद भी शिव कुमार गौतम घटनास्थल पर ही बड़े आराम से खड़ा रहा। इससे किसी को यह भनक ही नहीं लगी कि जिसने गोली चलाई वो खुद वहां मौजूद है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 10 नवंबर दिन रविवार को बहराइच से 5 गिरफ्तारियां हुई। उनमें सबसे अहम शिव कुमार गौतम है, जो हत्या का सबसे अहम आरोपी है। शिव कुमार के साथ गिरफ्तार हुए आरोपियों में ओमी उर्फ ज्ञान प्रकाश, अनुराग, आकाश और अखिलेंद्र शामिल हैं। रविवार को बहराइच में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, यूपी पुलिस एसटीएफ ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि सारे आरोपी नेपाल भागने की फिराक में हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित 4 अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नानपारा क्षेत्र में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई। अब विस्तार से आप इन आरोपियों के मॉडस ऑपरेंडी को समझिए, जिसे शिव कुमार गौतम ने यूपी एसटीएफ और मुंबई पुलिस की ज्वाइंट पूछताछ में बताया। बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाने वाला शिव कुमार गौतम अभी सिर्फ 20 साल का है। 12 अक्टूबर बाबा सिद्दीकी के बेटे के दफ्तर के बाहर उन पर गोली चलाने के बाद शिव कुमार भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटनास्थल के आसपास ही घूमता रहा। वो वहां करीब 1.5 घंटे तक घूम रहा था, जिस दौरान उसने पिस्तौल फेंक दी और टी-शर्ट पहन ली थी। उसकी ये चाल काम आ गई, क्योंकि जहां उसके 2 साथी धर्मपाल कश्यप और गुरमैल सिंह मौके पर ही पकड़े गए, वहीं शिव कुमार को कोई पकड़ नहीं पाया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ा मकसद बॉलीवुड और मुंबई में दहशत फैलाकर बड़े पैमाने पर गुंडा टैक्स वसूली था। लेकिन अब ये सभी सलाखों के पीछे आ गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिव कुमार गौतम को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और 10 तारीख को उसका इंतजार किया जा रहा था कि वो बाकी के 4 आरोपी से मिलने आए। शिव कुमार गौतम के लिए उसके बगल के गांव में ही एक सेफ हाउस बनाया गया था, जहां पर वो बाकी के 4 आरोपी से अक्सर मिला करता था और वहीं पे यूपी एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन 5 आरोपियों को दबोच लिया। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, मगर शिव कुमार गौतम की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल सकते हैं। इस केस का एक कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक
मुख्य शूटर शिव कुमार और पहले ही गिरफ्तार हो चुका धर्मराज कश्यप एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले शुभम लोनकर के संपर्क में आए, जिसने स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बात कराई। मुंबई पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच को शिव कुमार ने जो कुछ बताया, उसके मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने इनको निर्देश दिया कि अगर बाबा सिद्दीकी ना मिले तो उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को ही उड़ा देना। इस काम में उनकी मदद उसी शुभम लोनकर ने की, जिसने स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई से शिव कुमार और धर्मपाल कश्यप की बात कराई थी। शुभम लोनकर ने ही इन शूटर्स को गोली, कारतूस और मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराए। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शिव कुमार से वादा किया गया था कि उसे एक मुश्त 10 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही हर महीने कुछ न कुछ रकम भी दी जाती रहेगी। अब ये भी बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद उससे वादा किया गया था कि उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही हर महीने कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। कि मुख्य शूटर शिव कुमार एवं पूर्व में गिरफ्तार शूटर धर्मराज कश्यप एक ही गांव के निवासी हैं। शुभम लोनकर, जो इनके दुकान के पास स्क्रैप की दुकान करता है, के माध्यम से स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात हुई। स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वार्ता के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शिव कुमार कई दिनों तक मुंबई में रैकी करता रहा। विजयादशमी का दिन ही इसलिए चुना गया ताकि भीड़ भाड़ के कारण इसे अंजाम देना और आसान रहे। पुलिस के मुताबिक इस काम में उनका एक और मददगार जालंधर निवासी यासीन अख्तर भी था, जो शुभम की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र निवासी शुभम लोनकर व जालंधर निवासी मोहम्मद यासीन अख्तर घटना के दौरान शूटरों के हैंडलर्स थे, जिनके द्वारा बाबा सिद्दीकी की लोकेशन, असलहे व अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराया गया था। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। इन सभी आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया। शिव कुमार ने अपने गुनाहों को जांच एजेंसियों के सामने कबूल तो कर लिया, लेकिन जिस पिस्तौल से गोली मारी गई थी, वो पिस्तौल अब तक नहीं मिली है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट। अगर पहले दिन से ही मुंबई पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच ने चुस्ती नहीं दिखाई होती तो आज शिव कुमार उसके शिकंजे में नहीं होता, वो नेपाल भाग गया होता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने शिव कुमार के परिजनों का पूरा डेटा निकाला, जिनमें 45 लोग थे। पुलिस ने इनके हर मोमेंट को ट्रैक किया तो कई खुलासे होते गए। आगे बढ़ने के साथ मुंबई पुलिस की जांच 4 लोगों पर जाकर टिक गई जो शिव कुमार के संपर्क में थे। पुलिस ने उसकी लोकेशन पर नजर रखी तो पाया कि यही 4 लोग हैं जो शिव कुमार गौतम से जाकर मिलते हैं, उससे संपर्क में रहते हैं और उनके जरिए ही आखिरकार क्राइम ब्रांच शिव कुमार को दबोचने में कामयाब हो गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस मामले में सिर्फ शिव कुमार एंड कंपनी पर ही आश्रित नहीं था, बल्कि उसने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा था, जिसमें शूटर्स को AK-47 राइफल्स देकर झारखंड के नक्सल ग्रस्त इलाके में शूटिंग का अभ्यास कराया गया। इसको समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी इस कदर चढ़े हुए थे कि उनके कत्ल के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार कर रखा था। हालांकि प्लान ए के तहत ही बहराइच के शिव कुमार गौतम के साथ धर्मपाल कश्यप और गुरमैल सिंह ने एन विजयादशमी के दिन ही बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हत्या कर दी थी। तब उस हत्या के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई बचकर निकल नहीं पाएगा। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे।
सभी को फांसी लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सभी आरोपियों तक 1 महीने में ही मुंबई पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच पहुंच गई। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल का प्लान बी भी तैयार कर रखा था। प्लान बी का खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच ने पुणे से गौरव विलास को गिरफ्तार किया। प्लान बी ये था कि अगर प्लान ए में शिव कुमार एंड कंपनी फेल होती है तो प्लान बी में गौरव उसे अंजाम देगा। इसके लिए गौरव को फायरिंग के अभ्यास के लिए झारखंड भेजा गया था। गौरव के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रूपेश मोहोल भी झारखंड गया था। वहां दोनों ने कई राउंड फायरिंग करके गोलियां चलाने का अभ्यास किया था। इस काम को भी अंजाम तक पहुंचाने का मास्टरमाइंड शुभम ही था, जो अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। झारखंड में गौरव और रूपेश को अभ्यास के लिए हथियार और कारतूस भी शुभम ने ही मुहैया कराए थे। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच झारखंड के उस स्थान तक पहुंच नहीं पाई है जहां जाकर ये दोनों आरोपी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि गौरव विलास के साथ रूपेश मोहोल और शुभम लोनकर 28 जुलाई 2024 को झारखंड गए थे। वहां उन्होंने एक दिन फायरिंग का अभ्यास किया, फिर 29 जुलाई को पुणे लौट आए, लेकिन शुभम लोनकर के संपर्क में लगातार बने रहे। प्लान बी में शामिल इन सभी आरोपियों को हत्याकांड को अंजाम देने के बदले में 25-25 लाख रुपए नकद, एक अपार्टमेंट, एक कार और दुबई घुमाने का लालच दिया गया था। क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात सामने आई है कि प्लान बी में कुल 6 शूटर्स को हायर किया गया था। क्राइम ब्रांच ने इनके पास से 5 पिस्तौल और 64 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 पिस्तौल जब्त की हैं, जहां 3 मुंबई से, एक पनवेल से और एक पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है। साथ साथ 64 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। वहीं क्राइम ब्रांच को अब ये भी शक है कि इस मामले में एक और पिस्तौल है और तकरीबन 40 से 50 जिंदा कारतूस है, जिसकी खोज मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है। हालांकि प्लान ए ही कामयाब रहा और उसमें शामिल हत्या के तीनों आरोपियों को स्पेशल क्राइम ब्रांच ने पकड़ भी लिया। लेकिन सवाल अब भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों गुर्गे जिशान अख्तर और शुभम लोनकर कहां हैं? पुलिस उन तक अब तक पहुंच नहीं पाई है। एनडीटीवी ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह से बात की, जिनको लगता है कि दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा वो अपना अंडरवर्ल्ड गैंग खड़ा कर चुका है। आई कैनॉट से दैट कि अंडरवर्ल्ड की तरह उसको गैंग को लाके खड़ा कर दिया। यस, ये ज़रूर है कि उसका गैंग बहुत बड़ा है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उसके लोग पकड़े भी जाते हैं, उससे छूट भी जाते हैं, लेकिन और जुड़ जाते हैं। आप काइंडली एक चीज़ कीजिए, आप कोई भी उस लॉरेंस का अगर वीडियो रन करेंगे या कुछ होगा तो उसके नीचे जो कमेंट देख रहे हैं वो कमेंट पुलिस के एंटी होते हैं और लॉरेंस की फेवर में होते हैं। इसका मतलब लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो लॉरेंस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और लॉरेंस को अपना हीरो मानते हैं और हीरो बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी से काम लेते हैं और उनको ये पता ही नहीं लगता कि वो बड़े ही प्यार से क्राइम की दुनिया में एंटर करें। बॉलीवुड के एक बड़े नाम सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि सलमान से दोस्ती की कीमत बाबा सिद्दीकी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर के साथ मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबित एक मामले को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। सोमनाथ भारती ने 10 जनवरी 2021 को अमेठी के दौरे के समय मीडिया से बात करते हुए राज्य के स्कूलों, अस्पतालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके चलते उनके खिलाफ अमेठी में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके महिला सशक्तिकरण के प्रयासों और विचारों को उजागर करने के लिए 14 नवंबर को केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से
राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्या होलकर त्रिशती समारोह समिति के कार्य अध्यक्ष उदय राजे होलकर भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्राचीन भारत में महिलाओं के योगदान को दिखाने वाली पुस्तकों की प्रदर्शनी प्रमुख आकर्षण होगी। त्रिशती समारोह समिति अगले साल 30 मई तक कार्यक्रम श्रृंखला चला रही है। इसमें देश के स्कूल, कॉलेजेस और संगठनों ने अपने अपने स्तर पर प्रतियोगिताएं, डिबेट, सेमिनार, चित्रकला प्रतियोगिता और अतिथि व्याख्यान आयोजित किए। उधर आज दिल्ली में 50,000 शादियां, एक अनुमान के अनुसार इस सीजन में शादियों से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा। इस अवधि में पूरे देश में लगभग 48 लाख शादियां होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा करीब 4.5 लाख शादियों का है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि ये शादी सीजन न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए अहम साबित होगा। जो शादियां Hello Moto। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। और मोटोरोला प्रेजेंट्स ट्वीट ऑफ द डे, ये ट्वीट है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।